Assalamualaikum. I am Abdur Razzaq, lecturer chemistry. Today my topic is calculation based on the balanced chemical equation. तो बेटा आज हमारे पास जो टॉपिक है वो कैलकुलेशन करनी है बैलेंस केमिकल इक्वेशन के ऊपर. We know that according to law of conservation of mass, बेटा law of conservation of mass के मुताबिक हमें पता है according to law of conservation of mass neither created nor destroyed during a chemical reaction. हम किसी भी केमिकल रिएक्शन के अंदर according to law of mass एक्शन या लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के मुताबिक हम ये कहते हैं कि हमें ना मास बनाने की हिम्मत है और ना ही मास को ख़त्म करने की एबिलिटी है. मीन्स वी डू नॉट क्रिएट मास और डिस्ट्रॉय मास. अकॉर्डिंग टू लेवाइजर साइंटिस्ट ने ये कॉन्सेप्ट दिया था कि किसी भी केमिकल रिएक्शन में हम मास को ना बना सकते हैं और ना ही ख़त्म कर सकते हैं, लेकिन वी कैन चेंज फ्रॉम इट टू वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म. एक फॉर्म से एक स्टेट से दूसरे स्टेट में हम कन्वर्ट कर सकते हैं. फॉर सपोज अगर यहाँ पे मैं एग्जांपल दूं तो बैलेंस केमिकल इक्वेशन के मुताबिक अगर फॉर सपोज हाइड्रोजन है और प्लस ऑक्सीजन है, मैं इन दोनों को अगर आपस में रिएक्शन करवाऊंगा, इग्निशन रिएक्शन होगा, तो यहाँ पे हाइड्रोजन गैस है, ऑक्सीजन भी गैस है. लेकिन जब हमारे पास यहाँ पे रिएक्शन हो जाएगा तो ये वाटर मिल जाएगा. इट मींस जब हम इस इक्वेशन को बैलेंस करेंगे तो यहाँ पे 2 मोल ऑफ हाइड्रोजन एंड 4 मोल यहाँ पे 2 मोल ऑफ वाटर हमें मिल जाएंगे. अकॉर्डिंग टू बैलेंस केमिकल इक्वेशन यहाँ पे हाइड्रोजन का मास 4 होगा, ऑक्सीजन का मास 32 होगा. क्योंकि ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16 है तो 2 एटम है तो 32 मास इसका होगा और 4 ये टोटल हो गए 36. इसके बाद वाटर के 1 मोल का मास है 18 और 2 मोल का मास कितना होगा 36. तो इस तरह से बेटा हमारे पास अकॉर्डिंग टू बैलेंस केमिकल इक्वेशन हमारा टॉपिक है, ये इन्वॉल्व होता है एनालिटिकल केमिस्ट्री के अंदर. एनालिटिकल केमिस्ट्री के हिसाब से हम इसको डिस्कस करते हैं. आज हमारे पास एक वर्ड हम यूज कर रहे हैं कि स्टोइकियोमेट्री. बेटा स्टोइकियोमेट्री क्या है? हम कहते हैं द स्टडी ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन द अमाउंट्स ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट. ये रिएक्टेंट और ये प्रोडक्ट इनका बीच में इन रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के मास के बीच में जो रिलेशन है उसको हम यहाँ पे डिस्कस करने जा रहे हैं इन अ केमिकल रिएक्शन एज गिवन बाय केमिकल इक्वेशन. एक केमिकल रिएक्शन जिसको हम एक केमिकल इक्वेशन से रिप्रेजेंट करते हैं उसके अंदर हम ये बात डिस्कस करने जा रहे हैं. जो वर्ड स्टोइकियो है, स्टोइकियोमेट्री, बेटा इसको कुछ बच्चे स्टोइकियो पढ़ते हैं लेकिन इसका जो करेक्ट प्रोनाउंसिएशन है दैट इज स्टोइकियोमेट्री. स्टोइकियोमेट्री बड़ा ये स्टोइकियोमेट्री एक ग्रीक वर्ड से ड्राइव हुआ है. स्टोइकियन मींस एलिमेंट. स्टोइकियन मींस एलिमेंट एंड मेट्रॉन मींस मेजरमेंट. तो मींस मेजरमेंट ऑफ एलिमेंट. अगर हम किसी एलिमेंट से कोई केमिकल रिएक्शन करवाएं और वहां पे जो बैलेंस केमिकल इक्वेशन के मुताबिक हम उसको कैलकुलेट करना चाहें तो इसको हम स्टोइकियोमेट्री के अंदर इंक्लूड करते हैं. स्टोइकियोमेट्री का सबसे पहले जो कॉन्सेप्ट दिया था वो जेरेमियास बेंजामिन रिचर ने दिया था. किसने? जेरेमियास बेंजामिन रिचर साइंटिस्ट ने इसका कॉन्सेप्ट दिया था. इसने कहा कि स्टोइकियन मींस एलिमेंट एंड मेट्रॉन मींस मेजरमेंट. तो मेजरमेंट ऑफ एलिमेंट. अब हमारे पास जैसे ये एलिमेंट है, ये भी एलिमेंट है, इसकी कैलकुलेशन से जो हमें रिएक्शन मिलेगा उसके बेस पे हमें कैलकुलेशन करनी है. बट इसके बाद इससे स्टोइकियोमेट्री जो है इसके ऊपर 2 इंपॉर्टेंट असम्पशंस आती हैं. तो यहाँ पे हमने लिखा है इंपॉर्टेंट असम्पशंस फॉर स्टोइकियोमेट्री. अब इंपॉर्टेंट असम्पशंस हमारे पास मतलब स्टोइकियोमेट्री किस चीज को फॉलो करेगी. जैसे लेवाइजर साइंटिस्ट ने कहा था कि एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन के मुताबिक हम मास को ना बना सकते हैं और ना ही खत्म कर सकते हैं, लेकिन अगर इक्वेशन बैलेंस नहीं होगी तो हमारे पास हमारा जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन है वो ओबे नहीं करेगा अगर हम किसी भी इक्वेशन को बैलेंस ना करें तो. अब यहाँ पे हमारे पास जो इंपॉर्टेंट असम्पशन है इस स्टोइकियोमेट्री के अंदर वो कौन सी है? नंबर 1 हमारे पास है कि ये लाजमी है कि रिएक्टेंट कंप्लीटली कन्वर्ट हो जाए प्रोडक्ट में. मींस आपका जो रिएक्टेंट है दैट इज कंप्लीटली कन्वर्ट इनटू प्रोडक्ट.
वरना स्टोइकियोमेट्री की कैलकुलेशन में वो नहीं आएगा, फिर हमें उतना प्रोडक्ट नहीं मिलेगा या हमारे पास लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास डिस्टर्ब होगा। फर्स्ट असम्पशन इसकी ये कि रिएक्टेंट और कंप्लीटली कन्वर्ट इनटू प्रोडक्ट्स, आपका रिएक्टेंट जो है वो कंप्लीटली प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाए। सेकंड असम्पशन से नो साइड रिएक्शन अकर्स, कोई भी उसका साइड रिएक्शन ना हो, कोई भी साइड रिएक्शन वहां पे अकर्स ना हो। मेरे पास वो साइड रिएक्शन का मतलब क्या है? अगर मेरे पास एक कंटेनर है, मैं यहाँ पे ये कंटेनर लेता हूँ, सिंपल एग्जांपल हम कंसीडर कर लेते हैं, दिस इज नॉट केमिकल रिएक्शन। फर्स्ट ऑफ ऑल इस ये कंटेनर 1000 ml का है, 1000 ml का एक बीकर हमने यहाँ पे लिया हुआ है, क्लियर। अब मैं अगर इसके अंदर 500 ml डाल दूंगा, कितने 500 ml अगर मैं इसके अंदर डालूंगा तो मेरे पास क्या है, जिस ऑपरेटर से मैं इसके अंदर डाल रहा हूं तो उसके अंदर जरा भी अमाउंट ना बचे, मतलब कंप्लीटली मुझे इसमें कन्वर्ट करना होगा। अगर मैं कंप्लीटली कन्वर्ट कर लूंगा तो यहाँ पे मेरे पास इस मार्क के ऊपर 500 ml जो है वो पहुंच जाएंगे, मतलब जो मेरा लिक्विड या जो भी मटेरियल है वो यहाँ तक आ जाएगा। फर्स्ट केस कि हमारे पास जिस बर्तन दूसरे ऑपरेटर से हमने इसके अंदर डाला है वो हमारे पास कंप्लीटली इसके अंदर आ जाए, तो ये क्या कह रहा है, रिएक्शन कंप्लीटली, यहाँ पे कोई अलग चीज है लेकिन जस्ट एग्जांपल के बेस पे हम ले रहे हैं। दूसरी बात क्या कर रहा है, नो साइड रिएक्शन अकर्स, हमारे पास कोई साइड रिएक्शन उसका ना होना चाहिए। साइड रिएक्शन से मुराद क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल अगर ये बीकर थोड़ा भी डैमेज होता, अगर थोड़ा डैमेज होता तो जैसे मैं इसके अंदर वो अमाउंट डालता तो यहाँ से थोड़ा अमाउंट जो है वो नीचे गिर जाता, मतलब जो अमाउंट नीचे गिरता तो मेरे पास यहाँ पे जो असम्पशन से वो नीचे आ जाती। फर्स्ट ऑफ ऑल इतना अमाउंट इससे निकल गया और मेरा 500 ml यहाँ पे जो अमाउंट मैंने डाला है वो यहाँ पे मुझे रिप्रेजेंट होगा, मतलब मैंने जितना भी डाला है लेकिन मुझे मार्क यहाँ पे नजर आएगा बजाय इस मार्क के, तो ये हो गया साइड रिएक्शन, मतलब इतना अमाउंट इससे कम हो गया। तो अगर ये बीकर मेरा टूटा होगा तो ये मटेरियल जो है वो डाउनवर्ड फ्लो करके चला जाएगा। इन दिस वे केमिकल रिएक्शन के अंदर हम क्या करें कि हमारे पास सपोज एक कोल है, कोल को जब हम बर्निंग करवाते हैं, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ बर्निंग ऑफ कोल, बेटा बर्निंग ऑफ कोल इज अ केमिकल रिएक्शन, एक केमिकल चेंज है, केमिकल रिएक्शन है। इसके अंदर हम क्या कह रहे हैं कि अगर कोल को हम जलाते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड हमें मिलती है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, जब इसको हमने हीट किया तो ये बर्न होगा, कंबशन रिएक्शन होगा, कंबशन में हमें हीट मिलेगी और प्लस में कार्बन डाइऑक्साइड मिल जाएगी। अगर हीट और कार्बन डाइऑक्साइड को हम कलेक्टिवली कलेक्ट करें तो हमारी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के मुताबिक हमारे पास वही सेम अमाउंट मिलेगा। तो यहाँ पे अगर हम बैलेंस इक्वेशन के मुताबिक देखें तो कार्बन का मास 12 और ऑक्सीजन का मास कितना है 32, कितना हो गया 44 ग्राम, क्लियर। अगर मैं यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड का मास देखूंगा तो ये भी 44 ग्राम है। इट मींस हमारे पास रिएक्शन जो है वो कंप्लीटली जा रहा है, प्रोडक्ट के अंदर कोई साइड रिएक्शन नहीं हो रहा। फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज मीन बाय साइड रिएक्शन, साइड रिएक्शन का मतलब क्या है कि फर्स्ट ऑफ ऑल बड़े जब हम कोल को जलाते हैं, जब हम कोल को बर्न करेंगे तो हमारे पास एक कंडीशन ये भी पॉसिबल है कि हमें कार्बन डाइऑक्साइड मिल जाए, लेकिन अगर उसका कोई साइड रिएक्शन हो रहा है तो हम ये कह रहे हैं कि अगर हम कोल को जलाएंगे तो मे भी हमें 2 मोल ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड मिल जाए, जो कि इस रिएक्शन का साइड रिएक्शन कहलाएगा। अगर इसमें थोड़ा अमाउंट भी कार्बन मोनोऑक्साइड का बन गया तो हमें कार्बन डाइऑक्साइड का कंप्लीट अमाउंट नहीं मिलेगा जितना यहाँ पे हमने कोल से उसको बर्न करवाया था। अगर ये रिएक्शन हो गया तो इसी बीकर की तरह जो एग्जांपल मैंने दिया इस तरह से हमारे पास ये वाला कंप्लीट हमें प्रोडक्ट के फॉर्म में नहीं मिलेगा। दिस इज द टू assumptions और these are the two assumptions for stoichiometry। stoichiometry में ये दो assumption है इंपॉर्टेंट कि हमारा रिएक्शन कंप्लीटली कन्वर्ट हो जाए, प्रोडक्ट के अंदर कोई साइड रिएक्शन नहीं होना चाहिए। बेटा इसके बाद इसकी जो फर्दर assumptions है हमारे पास कि there are 3 relationship involved for the stoichiometric calculation on the basis of balanced chemical equation। जो बैलेंस केमिकल इक्वेशन में
उसके मुताबिक हमारे पास स्टोइकियोमेट्री की 3 हमारे पास असम्पशंस आती हैं। नंबर 1 हमारे पास है मास मास रिलेशनशिप। फर्स्ट कौन सा है? मास मास रिलेशनशिप। और सेकंड हमारे पास कौन सा है? मास वॉल्यूम रिलेशनशिप। और थर्ड हमारे पास क्या है? मास वॉल्यूम वॉल्यूम रिलेशनशिप। तो बेटा मास वॉल्यूम रिलेशनशिप, मास मास रिलेशनशिप, मास वॉल्यूम रिलेशनशिप या वॉल्यूम वॉल्यूम रिलेशनशिप, इनसे मुराद क्या है? अगर इनको हम यहाँ पे थोड़ा डिस्कस करें डिटेल में, तो हम यहाँ पे रिएक्शन टू प्रोडक्ट जाते हैं। ये हमारे पास एक बैलेंस केमिकल रिएक्शन हम शो कर रहे हैं, बैलेंस केमिकल इक्वेशन शो करते हैं। ये हमारा रिएक्शन है, ये हमारे पास प्रोडक्ट है। मैं कह रहा हूँ कि अगर मैं किसी रिएक्शन का मास लूंगा तो मैं प्रोडक्ट का मास फाइंड कर सकता हूँ। क्लियर? अगर मुझे किसी रिएक्शन का या प्रोडक्ट का मास मिल जाए तो मैं उसको फाइंड कर सकता हूँ, दूसरा जो अननोन होगा। तो मास मास रिलेशनशिप को मैं कैसे डिफाइन करूंगा? वी कैन डिटरमाइन unknown mass of reactant or product from given mass of reactant or product। तो अगर आपको रिएक्शन का मास मान सपोज मिल रहा है और आपसे पूछा जा रहा है बताओ प्रोडक्ट का मास कितना मिलेगा। अगर आपको प्रोडक्ट का मास दिया जा रहा है कि हमें ये प्रोडक्ट इतनी चाहिए, तो बताओ हमें रिएक्शन का मास कितना रिक्वायर होगा। तो उसमें हम क्या करेंगे? एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन कंसीडर करेंगे जिसमें कोई साइड रिएक्शन ना हो रहा हो। सेकंड केस हमारे पास जो है मास वॉल्यूम रिलेशनशिप में हम क्या डिस्कस करते हैं? मास वॉल्यूम रिलेशनशिप में हम क्या कहते हैं कि अगर मेरे पास मास या वॉल्यूम, मास और वॉल्यूम रिएक्शन का हो या प्रोडक्ट का हो, मास वॉल्यूम। क्लियर? अब मैं ये कह दूंगा कि अगर सपोज ऐसा रिलेशनशिप जिसके अंदर मुझे मास मिल जाए और मुझे वॉल्यूम फाइंड करना हो तो मैं फाइंड कर सकता हूं। मुझे मास फाइंड करना हो, मुझे वॉल्यूम मिल जाए तो भी मैं फाइंड कर सकता हूं। इन दिस वे अगर हम मास वॉल्यूम रिलेशनशिप को डिफाइन करें तो इसको हम डिफाइन कैसे करेंगे? मास वॉल्यूम रिलेशनशिप को हम डिफाइन करेंगे कि वी कैन डिटरमाइन अननोन मास और वॉल्यूम, अननोन मास और वॉल्यूम ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट। जो हमारा अननोन मास है वो रिएक्टेंट का हो, वॉल्यूम रिएक्टेंट का हो या प्रोडक्ट का हो, उसको हम फाइंड कर सकते हैं फ्रॉम नोन मास ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। अगर हमें रिएक्टेंट या प्रोडक्ट का मास या वॉल्यूम दिया जाए तो अगर से कंप्लीटली हम इसकी डेफिनेशन लिखें तो क्या लिखेंगे? वी कैन डिटरमाइन अननोन मास और वॉल्यूम ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट। We can determine mass of reactant, mass or volume of reactant or product from giving mass of reactant or product। तो हमारे पास अगर इस थर्ड की जो डेफिनेशन है, सेकंड की मास वॉल्यूम रिलेशनशिप में हम क्या कह रहे हैं कि अगर हमारे पास किसी रिएक्टेंट का हमें मास मिल जाए या वॉल्यूम मिल जाए या हमें किसी रिएक्टेंट का या प्रोडक्ट का अननोन मास ये मतलब मालूम करना हो तो हम इजीली फाइंड कर सकते हैं। और थर्ड केस में हम क्या कह रहे हैं? इन सेम वे जैसे हमने मास मास में कहा तो यहाँ पे वॉल्यूम वॉल्यूम रिलेशनशिप है। वॉल्यूम वॉल्यूम रिलेशनशिप में हम ये कहना चाहते हैं कि अगर आपको किसी भी रिएक्टेंट का मास मिल जाए, किसी भी रिएक्टेंट का मास या प्रोडक्ट का मास वॉल्यूम मिल जाए, किसी भी रिएक्टेंट या वॉल्यूम प्रोडक्ट का वॉल्यूम मिल जाए तो उसको हम इजीली फाइंड कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे हमारे पास देयर आर 3 रिलेशनशिप इन्वॉल्व फॉर द स्टोइकियोमेट्रिक कैलकुलेशन: मास मास रिलेशनशिप, मास वॉल्यूम रिलेशनशिप और वॉल्यूम वॉल्यूम रिलेशनशिप। इनको हम डिफाइन करते हैं ऊपर, इनको हम हटाते हैं, इसके बाद इनकी डेफिनेशन और इनके प्रॉब्लम मैं आपको यहाँ पे समझाता हूँ कि किस तरह से इनको हम फाइंड करेंगे। तो बेटा यहाँ पे हमारे पास मास मास रिलेशनशिप, मास वॉल्यूम रिलेशनशिप और वॉल्यूम वॉल्यूम रिलेशनशिप मैंने लाया है। अब इनको हमने डिफाइन, जैसे लास्ट में मैंने आपको बताया कि मास मास रिलेशनशिप को हम कैसे डिफाइन करेंगे, मास वॉल्यूम को या वॉल्यूम वॉल्यूम रिलेशनशिप को, जो स्टोइकियोमेट्रिक का रिलेशनशिप है इसको हम कैसे डिफाइन करेंगे वो हमारे पास यहाँ पे आ रहा है। अब इस केस में देखिए मैंने लिखा है वी कैन डिटरमाइन अननोन मास ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट। आपका रिएक्टेंट हो या प्रोडक्ट हो, इसका कोई भी अननोन मास हो, सही है। We can find
फ्रॉम गिवन मास ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट। जब हमें रिएक्टेंट का या प्रोडक्ट का मास मिल जाए तो हम अननोन मास ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट आसानी से फाइंड कर सकते हैं। सेम जैसे हमारे पास मास वॉल्यूम रिलेशनशिप है, इसके अंदर भी मैं सेम डेफिनेशन लिखूंगा कि वी कैन फाइंड अननोन मास और वॉल्यूम ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट। मतलब हमारे पास अननोन जो है वो हमारा मास हो या वॉल्यूम हो किसका, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का, फ्रॉम नॉन वॉल्यूम मास और वॉल्यूम ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। जब हमें नॉन मिल जाए मास या वॉल्यूम किसका, रिएक्टेंट का या प्रोडक्ट का, आप इजीली फाइंड कर सकते हैं। इसके बाद वॉल्यूम रिलेशनशिप में हम क्या कह रहे हैं कि वी कैन डिटरमाइन वॉल्यूम ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट। किसी भी रिएक्टेंट का वॉल्यूम या प्रोडक्ट जो अननोन है हम उसको फाइंड कर सकते हैं फ्रॉम नोन मास या गिवन वॉल्यूम ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट। तो डेफिनेशन में हम क्या कह रहे हैं, वी कैन डिटरमाइन अननोन वॉल्यूम ऑफ रिएक्टेंट, यहाँ पे अननोन वॉल्यूम ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट फ्रॉम गिवन वॉल्यूम ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट इज कॉल्ड वॉल्यूम रिलेशनशिप। बट फर्स्ट सपोज अगर हमें ये बैलेंस केमिकल इक्वेशन डिकम्पोजिशन, यहाँ पे हमारे पास है डिकम्पोजिशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, अगर हम इसको हीट करेंगे, जब इसको हम हीट करते हैं तो डिकम्पोजिशन होती है कैल्शियम ऑक्साइड जिसको हम क्विकलाइन कहते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड हमें मिल जाता है। ये एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन है, क्लियर। अब इसमें हम क्या करें, अगर हमें इस रिएक्टेंट का मास मालूम करना हो, अगर इसका हमें मास मिल जाए, सपोज इसके 40 ग्राम हमें मिल रहे हैं, तो हम इसको इजीली फाइंड कर सकते हैं कि हमारे पास रिएक्टेंट कितना रिक्वायर होगा टू ऑब्टेन द 40 ग्राम ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड। या अगर सपोज 30 ग्राम में इसमें फाइंड करना चाहूं कार्बन डाइऑक्साइड के, तो इस रिएक्शन से मैं इजीली फाइंड कर सकता हूं। इसके लिए मुझे क्या करना होगा, मास रिलेशनशिप में मुझे बैलेंस केमिकल इक्वेशन के मुताबिक जो मास है उसको मैं यहाँ पे पहले बैलेंस इक्वेशन को देखना होगा। मेरे पास बैलेंस इक्वेशन के मुताबिक इसका मास कितना है, 100 ग्राम। कैल्शियम कार्बोनेट का मास है 100 ग्राम, 56 ग्राम इसका मास है और 44 ग्राम। अब देखिए अकॉर्डिंग टू बैलेंस लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास 100 ग्राम अभी आपको 100 ग्राम दे रहा है। अब हमें क्या चाहिए, हम क्या फाइंड करना चाहते हैं, वो आप इजीली फाइंड कर सकते हैं बहुत आसानी से। सपोज अगर मैं इसके 28 ग्राम फाइंड करना चाहता हूं, सही, ये बैलेंस इक्वेशन है, इसमें मुझे 28 ग्राम इसके बनाने हैं, तो मैं कितना अमाउंट इसका कंसीडर करूं। और सपोज मैं यहाँ पे x मोल कंसीडर कर लेता हूं, आप इसको बाय क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें, आपके पास आ जाएगा। यहाँ आप ये कहें, यहाँ पे स्टेटमेंट लिखें कि 56 ग्राम आर प्रोड्यूस्ड बाय 100 ग्राम, 28 ग्राम आर प्रोड्यूस्ड बाय लेस अमाउंट। तो हमारे पास लेस के लिए हम डिवीजन करेंगे इस तरह से। यहाँ हम इसको बाय क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें, हमारे पास क्या मिलेगा, x मल्टीप्लाई बाय 56 ग्राम इज इक्वल टू 100 मल्टीप्लाई बाय 28 ग्राम। क्लियर। अब ये बेटा हमारे पास इक्वेशन आ गई। अब यहाँ पे हम क्या करें, ये मल्टीप्लाई और साइड में डिवाइड होगा। नाउ x इज इक्वल टू क्या मिलेगा, 100 मल्टीप्लाई बाय 28 डिवाइडेड बाय 56। अब 128 are 28, 228 are 56। अब यहाँ पे 1 and 2 are 2 and 52 are 100। तो यहाँ पे हमारे पास x की वैल्यू आ गई कितनी, 50 ग्राम। इसका मतलब देखें 100 ग्राम आपको 56 ग्राम दे रहे थे, अगर आपने 28 ग्राम लिए, आपको 28 ग्राम बनाने थे, तो आपने यहाँ पे कितने ग्राम लेने हैं, 50 ग्राम। तो हमारे पास इसका मास हमें इजीली मिल गया। इन दिस वे आप शॉर्ट मेथड से आसानी से फाइंड कर सकते हैं। फिर हमारे पास आता है मास वॉल्यूम रिलेशनशिप। बेटा मास वॉल्यूम रिलेशनशिप के मुताबिक हमें इनका मास और वॉल्यूम दोनों हम फाइंड कर सकते हैं अगर हमें कोई भी एक चीज किसी भी एक रिएक्टर या प्रोडक्ट की दी जाए। क्लियर। फॉर सपोज अगर मैं कहूं कि मेरे पास इस कंपाउंड के अंदर या इस कंपाउंड के मुझे कितने मोल रिक्वायर होंगे। फॉर सपोज बेटा यहाँ पे अगर मैं कहूं कि 40 ग्राम, कितने 40 ग्राम मुझे इस कैल्शियम कार्बन सल्फाइड, कार्बन डाइसल्फाइड के 40 ग्राम में ले रहा हूं और इसको मैं ऑक्सीजन के साथ कंबस्ट करवा रहा हूं। बताओ कि मुझे सल्फर डाइऑक्साइड का वॉल्यूम कितना मिलेगा।
इसका वॉल्यूम मैं फाइंड करना चाहता हूं, वॉल्यूम मुझे रिक्वायर है इसका सल्फर डाइऑक्साइड का, मैं इजीली फाइंड कर सकता हूं। क्लियर? पहले मैं क्या करूंगा, इसके मोल्स फाइंड कर लूंगा, इसके मैं मोल्स फाइंड करूंगा। लेकिन अकॉर्डिंग टू बैलेंस केमिकल इक्वेशन आप देखें, आपको कार्बन डाइसल्फाइड का 1 मोल कितने मोल दे रहा है? 2 मोल। सही है, 1 मोल आपको दे रहा है 2 मोल। 1 मोल अकॉर्डिंग टू एसटी की बराबर किसके होता है? 22.4 dm³ के, 22.4 dm³ के। और ये 2 बराबर किसके होंगे? 22.4 मल्टीप्लाई बाय 2 dm³, इसके बराबर हो जाएंगे। इसका मतलब हमारे पास ये वैल्यू आ गई बैलेंस में। अब हमें 40 ग्राम के अंदर 40 ग्राम में इसके नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करने होंगे। आप इसके फाइंड करें नंबर ऑफ मोल्स कितने होंगे इसके। अगर हम कैल्शियम कार्बाइड का मास देखें, बेटा सल्फर का मास है 32, 2 सल्फर का मास होगा 64 के अंदर अगर हम 12 ऐड करें तो 76 हमारे पास इसका आंसर आएगा। और सपोज मेरे पास 40 डिवाइडेड बाय 76, क्लियर? 76 मेरे पास इसका मास आ गया। आप इसको डिवाइड करें तो अप्रोक्सीमेटली हमारे पास 0.085 का सपोज हम कंसीडर करते हैं कि इतने मोल हमारे पास मिल जाएंगे। कितने मोल मिलेंगे? इतने। जितने भी मोल मिले आप उनके यहाँ पे मोल रख दें। हम यहाँ पे क्या रखेंगे? 22.4। अब आपको जो यहाँ पे मोल मिल रहे हैं, सपोज हम x मोल रख रहे हैं, यहाँ पे इसके x मोल रख रहे हैं, आप इससे मल्टीप्लाई करके यहाँ पे इसका वॉल्यूम हमें फाइंड करना है, आप इजीली फाइंड कर सकते हैं। आप इसको बाय क्लास मल्टीप्लाई कर लें, आपके पास आंसर आ जाएगा। आप यहाँ पे इसका वॉल्यूम x से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, लेकिन ये जो x मैंने रखा है ये हमारे पास ये वाली वैल्यू होगी, ये वाली वैल्यू होगी हमारे पास जो कि हम फाइंड करना चाहते हैं। अगर 56 ग्राम तो यहाँ पे सपोज अगर मैं यहाँ पे 40 ग्राम ना लेता, मैं अब इसके ग्राम ले लेता हूँ 142। कितने? 142। अगर 142 या 152 ग्राम लेते हैं तो यहाँ पे 152 ग्राम अगर मैं लेता तो इसकी एफएक्स कैलकुलेशन हो जाएगी, मुझे 2 मोल मिल जाएंगे। कितने? 2 मोल। अब आप यहाँ पे इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लें, x की वैल्यू हटा दें, आप इसको मल्टीप्लाई करोगे, इसको बाय क्लास मल्टीप्लाई करोगे, जैसे इसको हमने फाइंड किया इस तरह से सेम आप यहाँ पे फाइंड कर सकते हैं। हमारे पास x बराबर हो जाएगा 22, x ये मल्टीप्लाई हो रहा है, x मल्टीप्लाई बाय 22.4 dm³ इज इक्वल टू 2 ब्रैकेट 22.4 dm³ एंड अगेन मल्टीप्लाई बाय 2 22.4 dm³। ये वैल्यू आ गई, क्लियर? अब बेटा हमारे पास ये यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, उस साइड में डिवाइड होगा। x इज इक्वल टू क्या बनेगा हमारे पास, इसको अगर मल्टीप्लाई करें तो क्या बनेगा 44.8 dm³, इसको मल्टीप्लाई करें तो क्या बनेगा 44.8 dm³, ये वैल्यू आएगी, डिवाइडेड बाय 22.4 dm³, ये वैल्यू आ गई। अब आपकी इसकी टेबल 1 टाइम लग जाएगी तो हमारे पास यहाँ पे आंसर आएगा 2। अगर हम 2 से इसको मल्टीप्लाई कर लें तो हमारे पास क्या आंसर आएगा 89.16। इतने हमारे पास x की वैल्यू जो है वो इसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि 44.8 मल्टीप्लाई बाय 2 तो हमारे पास कितना होगा 2 8 जा 16, एक ऊपर जाएगा और यहाँ पे 2 8 जा 4 and 1 9 और इसके बाद 2 4 जा 8। अब यहाँ पे हमारे पास 89.6 dm³, ये हमारे पास वॉल्यूम मिल जाएगा जब हम 152 ग्राम कैल्शियम कार्बन डाइसल्फाइड के कंबस्ट करवाएंगे इन ऑक्सीजन एंड वी ऑब्टेन द वॉल्यूम ऑफ गिवन सब्सटेंस। अगर कार्बन डाइऑक्साइड का फाइंड करना हो तो हम इजीली फाइंड कर सकते हैं। इसके बाद सपोज बेटा हमारे पास वॉल्यूम रिलेशनशिप में हम क्या दे रहे हैं, वी कैन डिटरमाइन अननोन वॉल्यूम ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट फ्रॉम गिवन वॉल्यूम ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट। तो इसके अंदर हम इसको इजीली फाइंड कर सकते हैं। फॉर सपोज अगर मैं यहाँ पे डायरेक्ट वॉल्यूम दे देता हूँ कि बताओ 50 dm³ मुझे कितने dm³ आप वॉल्यूम देंगे कार्बन डाइऑक्साइड का, कार्बन डाइऑक्साइड का वॉल्यूम मुझे कितना मिलेगा अगर मैं 50 dm³ मीथेन के डिकम्पोज करवाऊं, कंबस्ट करवाऊं। अगर अकॉर्डिंग टू बैलेंस इक्वेशन बेटा हम जाएं तो देखें 1 मोल हमें कितने दे रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड का भी 1 मोल, रेशियो सेम है।
तो आप यहाँ पे 50 मोल dm क्यूब मतलब 22.4 dm क्यूब नहीं मिल रहा। अब 1 मोल हमें कितने देंगे, सेम वैल्यू। अगर ये 50 dm क्यूब दे रहा है इसका मतलब हमें ये भी 50 dm क्यूब देगा, क्योंकि दोनों का रेशियो हमारे पास 1:1 है, दोनों का मोलर रेशियो सेम है। It means we can determine in this way mass relationship, mass volume relationship और volume relationship। I hope कि आपको मेरी वीडियो और मेरा लेक्चर और मेरे जो प्रॉब्लम है अच्छी तरह से समझ में आए होंगे। अगर मेरी वीडियो आपको समझ में आई है या अच्छी लगी है तो आप मेरी वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना।